हेलो बच्चों, हाफ ईयरली आपके सिर पे तलवार लेके लटक रही है, पता है आपको। 8-10 सितंबर से आपका हाफ ईयरली शुरू होने वाला होगा। उम्मीद आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आपके इस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में साइंस और मैथ के लिए थोड़ा सा योगदान आपको दे देता हूं, ताकि आपकी पढ़ाई थोड़ी आसान हो जाए। वीडियो देखो, समझो, क्वेश्चन करो। नहीं समझ में आए दोबारा देखो, अपने आप आपकी समझ में आ जाएगी। बुक को रीड करो, मैम के द्वारा दिए स्कूल से जो असाइनमेंट मिलता हो वो उसे रिपीट करो, फिर आपका तैयारी देखो दंदनाती ही निकलेगी। फिर आपको कोई डर नहीं रहेगा। आज का जो मैंने क्लास लिया है, क्लास 9th के लिए साइंस फिजिक्स सेगमेंट में ग्रेविटेशन, क्लास 9 साइंस फिजिक्स, चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन है क्या? अर्थ पे हम रहते हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या अर्थ के चारों की जो एनवायरनमेंट है, इन दोनों में आप देखोगे, चाहे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या एनवायरनमेंट है, इन सब में जितनी भी लिविंग है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े से बड़ा एनिमल क्यों ना हो, सबको जिंदा रहने के लिए पानी, हवा और फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ये तीनों ही चीजें हमें कहां से मिलती है? अर्थ से मिलती है। फिर अर्थ पे आई कहां से और अदर प्लैनेट पे क्यों नहीं है? तो इसका रीजन है, अर्थ के पास में ग्रेविटी है, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में लाइफ को सपोर्ट करने वाली सारी चीजें हैं, जिसमें एयर, वाटर और फूड शामिल है। तो एयर, वाटर और फूड इस अर्थ पे ही टिकी हुई क्यों है? तो अर्थ में एक ऐसा फोर्स है जो इन चीजों को अपनी ओर खींच के रखता है, यानी कि अपने सेंटर की ओर हर चीज को खींचता है। जैसे आप एक बॉल को ऊपर अगर ड्रॉप फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो वो कुछ दूर जाने के बाद वापस आके हमारे पास ही आती है। ऐसे अगर छत से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिराते तो नीचे ही आते, कभी देखा नहीं तो ऊपर जाते ही, जब तक कि नीचे से कोई धक्का देकर उसे ऊपर ना कर दे। तो इसका मतलब यह है कि अर्थ एक फोर्स जनरेट करती है हर ऑब्जेक्ट से, चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट हो या छोटा ऑब्जेक्ट हो। हालांकि दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, या लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सभी एक दूसरे पर एक फोर्स जनरेट करती है। अब ये फोर्स इसलिए हमें पता नहीं चल पाती क्योंकि अर्थ के पास में जो फोर्स है वो हमारे इस फोर्स से बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए हमारे द्वारा जो फोर्स जनरेट होती है या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो नेग्लेक्टेड हो जाती है और अर्थ का फोर्स उस पर हावी हो जाता है। इसलिए अर्थ उसे हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है। जैसे मैग्नेट आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट में अगर ऑपोजिट पोल के लाते हो तो वो एक दूसरे को खींच लेता है। सेम वे में अर्थ भी हर चीज को अपनी ओर खींचता है। तो यहां पे अर्थ के द्वारा द फोर्स जनरेटेड बाय द अर्थ to pull every object toward its center called force of gravity, called force of gravity। और ये जो फोर्स है ना, इसी को फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट में होता है, हर ऑब्जेक्ट चाहे छोटा हो बड़ा हो, और अर्थ के द्वारा जो फोर्स जनरेट होता है उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को न्यूटन ने, जो कि एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने कई सारी थ्योरीज दी ग्रेविटेशन से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले थ्योरी है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में स्टेटमेंट क्या कहता है? देखिए, दो ऑब्जेक्ट लिया, एक थोड़ा बड़ा ले लिया जिसका मास है m1, एक छोटा ले लिया हमने, मास है m2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया r है। आप चाहो तो x मान लो, आप चाहो तो d मान लो, आप चाहो तो y मान लो, आपकी मर्जी है। मैंने r मान रखा है। लिया है, लेट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेज m1 एंड m2 आर केप्ट एट डिस्टेंस r, then the force of gravitation between these two objects is, पहला था, इन्होंने दो लॉ दिया है इसके लिए। पहला लॉ क्या है? इन दोनों बीच में द फोर्स, क्या लिखा? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the masses। मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट जो आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उसी पे डिपेंड करेगा।
मास अगर बढ़ाते हो तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, मास अगर घटाते हो तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ m1 इंटू में m2 के। तो ये हमारा पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ हमारा यही है। अब हम आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ में है, सेकेंड लॉ का कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो f है वो इनवर्सली 1 में दोनों के डिस्टेंस जो है r उसके स्क्वायर, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपने क्या देखा, f है, तो ये दो लॉ है न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ, इन दोनों में आपने देखा कि f प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, यहां देखा f प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। जब आप इन दोनों को एक साथ करोगे f प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, और जब प्रोपोर्शन का साइन ब्रेक होता है तो फोर्स हमारा आ जाएगा G, कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये हमारा फोर्स का एक फॉर्मूला आ गया। अब इसमें G तो अपरिमेय क्या है, तो फिजिक्स में एक रूल होता है, जब भी प्रोपोर्शन का साइन ब्रेक होता है इक्वल टू में, तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है कैपिटल जी। आखिर ये कैपिटल जी है क्या, तो कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी को क्या कहेंगे हम, वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसमें जी की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हो 6.7 इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू है, हमेशा जनरली यही लिया जाएगा, ये अप्रोक्स में लिया गया है। तो अब ये हमारा जाके, अब ये वर्ड क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि फुल यूनिवर्स में इस जी की वैल्यू हमें यही रखना है, ठीक है ना। अब इसमें ये समझाते, मान के चलो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पहले r जो थी उसको मैंने कम करके r/2 आधी कर दी, 1/3 कर दी, 1/4 कर दी, तो क्या फोर्स बढ़ेगा या घटेगा दोनों के बीच में। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स उसी अनुसार स्क्वायर होता चला जाएगा। जैसे अगर आप आधा करते हो तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4, 4 जब रेसिप्रोकल होगा तो 4 टाइम्स, 1/3 करते हैं यानी 1/3 डिस्टेंस करेंगे तो 9 टाइम्स इंक्रीज होगा फोर्स। अब इसे हम करके दिखाते हैं आपको। केस 1, if the distance between the objects is halved, मैंने हाफ कर दिया, यानी कि जो नया डिस्टेंस है वो ओरिजिनल का आधा है, तो f क्या हो जाएगा, g m1 m2, मास को हमने कांस्टेंट रखा है, r अपॉन में 2 का स्क्वायर जो बन गया f इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर बाई 4। अब ये 4 रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा 4g m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब आप देखिए ये न्यू फोर्स है हमारा f डैश, तो ये आ गया ना 4, और ये ओरिजिनल वाला फोर्स है हमारा f इक्वल टू, ये फॉर्मूला आया था, तो जो नया फोर्स हमारा आया 4 टाइम्स f आ गया। यानी कि अगर आपने डिस्टेंस को आधा कर दिया ऑब्जेक्ट के बीच में तो जो न्यू फोर्स होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी कि अगर पहले 100 न्यूटन था तो अब हो जाएगा, आधा करते ही हो जाएगा 400 न्यूटन। ऐसे ही अगर 1/3 कर दिया डिस्टेंस तो न्यू फोर्स हो जाएगी 900 न्यूटन, यानी कि 900 गुना बढ़ जाएगा। कितना का फर्क पड़ता है सिर्फ आधे डिस्टेंस या 1/3 डिस्टेंस करने से। सेम वे में अगर मैं इसी में केस 2 ले लूं, जब डिस्टेंस को मुझे ऑब्जेक्ट को क्या करना है, डबल कर देना, तो क्या होगा, अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो क्या होगा, हाफ करने में तो 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, डबल करने में क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए उसको देखते हैं। अगर आप डबल करोगे यानी कि जो न्यू डिस्टेंस होगी वो हमारी हो जाएगी 2r। केस 2, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल, यानी कि जो न्यू डिस्टेंस है r डैश वो 2r हो चुका है, तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगा g m1 m2 अपॉन में 2r का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 है वो तो डिनोमिनेटर में ही, तो वहां 1/4 आ गया, ये आ जाएगा 1/4 f। अब देखिए न्यू जो फोर्स आई है हाफ करने पे 4 टाइम इंक्रीज हुआ,
और अगर डबल कर देते डिस्टेंस को तो 1/4 ऑब्जेक्ट का फोर्स हो जाता है, यानी कि फोर्स बिटवीन देम ऑब्जेक्ट के बीच में 1/4। अगर 100 न्यूटन था पहले तो अब डिस्टेंस डबल करते ही 1/4 हो जाएगा 100 का, 25 न्यूटन। सोचिए कितना का फर्क पड़ रहा है। अगर हाफ करते हैं तो 400 न्यूटन हो जाएगा, अगर 100 न्यूटन एक्सियल फोर्स है तो, और डबल करते ही 25 न्यूटन हो जाता है। इसलिए जब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो जो फोर्स है बिटवीन देम ग्रेविटेशनल फोर्स वो घटेगा, यानी कि डिक्रीज होगा, और अगर डिस्टेंस घटाओगे ऑब्जेक्ट के बीच में तो जो फोर्स है वो इंक्रीज होगा। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया था। अब आपके पास टॉपिक है कि इस ग्रेविटेशन का, यानी कि जो लॉ हमने पढ़ा है, इसका हमारी लाइफ में कहां कहां यूज है, क्या डायरेक्ट ऐसे पढ़ रहे हैं, इसका कोई इस्तेमाल भी है? तो जैसे हम जमीन पे चलते हैं, पैदल जो चल रहे हैं, वो किसके कारण चल रहे हैं? अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या आप इस ग्राउंड पे आसानी से चल पाते? नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते भाई? क्योंकि आपको ग्राउंड, जमीन जो है, धरती हमारी, वो अपने सेंटर की ओर खींचती है, जिसके कारण से हम जमीन पे आसानी से चल पाते हैं। इस ग्रेविटी के कारण ही हम रनिंग भी कर पाते हैं, इस ग्रेविटी के कारण ही चारों ओर एयर भी है। इसका मतलब है ये सोलर सिस्टम का जो बना हुआ, जिसमें अर्थ, मून सब अपने अपने एक्सिस में घूमते रहते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये जो टाइड का आना जो होता है ओशन में, उसका, इन सब का रीजन ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका यूज क्या क्या है? पहला तो सबसे कॉमन सा है फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। हालांकि पूरा यूनिवर्स ही इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ऐसा नहीं कि न्यूटन ने कहा यूनिवर्स को भाई ऐसे ऐसे चलो, तो मतलब ये पहले से ही है, न्यूटन ने बस उसको पहचाना और उसके सिंप्लीफाई करके हमें समझाया जो हमें पता नहीं था। तो यहाँ पे आ गया फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। हालांकि हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि, जो पहले 3000-4000 साल पहले जिन्होंने कई सारे वेद लिखे हैं, कई सारे साइंस की किताबें लिखी, उनमें इन सब चीजों का गुरुत्वाकर्षण के नाम से काफी अच्छी डिटेल दी हुई है, जो अभी के साइंस से बेहतर एक्सप्लेनेशन है और बेहतरीन तरीके से समझाया भी गया है। तब हमारा साइंस मॉडर्न हो चुका है, तो हम अभी जो 300-400 साल पहले से जो साइंस आता जा रहा है उसी पे स्टडी करते हैं। हालांकि हमारी ये जितनी भी साइंस अभी पढ़ रहे हैं ना, ये एटम, मॉलिक्यूल, अणु, परमाणु पहले नाम था, ऐसे ये ग्रेविटेशन का नाम गुरुत्वाकर्षण बल है। इन सारी चीजों का डिटेल हमारे वेदों में लिखा हुआ है, वेद हो या जो भी साइंस से रिलेटेड है, लेकिन है जरूर। इसलिए हमें अपने आप पर गर्व कभी कभार होता है, कभी कभार क्या हमेशा होना चाहिए, कभी कभार क्यों होगा भाई, कि हमारे यहाँ जितने ऋषि मुनि थे, सोचिए कितने ज्ञानी थे कि उन्होंने वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी आज से 3000-4000-5000 साल पहले, जिन चीजों के आज हम इंग्लिश मीडियम में मॉडर्न साइंस कहते हैं। चाहे बॉडी की डिजाइनिंग हो, बॉडी में फंक्शनिंग कैसे होता है, सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, कौन सा प्लेनेट कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, मून कितनी बार चक्कर लगाता है महीने में, एक महीना कैसे बनता है, अर्थ दिन में दिन रात कैसे होती है, मतलब वगैरह वगैरह कितनी सारी चीजें कह लो। इतनी दूर उन्होंने प्लेनेट कैसे देख लिया कि बृहस्पति कहाँ पे है, जिसको आज हम जुपिटर कहते हैं, यूरेनस और नेपच्यून को उन्होंने राहु केतु नाम दे रखा, तो वो कहाँ है। मतलब आश्चर्य होता है कभी बात सोच के कि उस समय साइंस अभी से ज्यादा डेवलप था। अभी तो हम कंप्यूटर के दम पे कूदते रहते कि कंप्यूटर में बोल देते चैट जीपीटी भैया ये बता दो, तो तुरंत डिटेल आ रहा है, हम कहते हमने ढूंढ लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, अब हम भी साइंस के भरोसे चलते हैं अभी मॉडर्न साइंस में, लेकिन एक्चुअली में हमें तो भैया गर्व खूब है हमारे अपने पूर्वजों पे जिन्होंने ये सारी चीजें की है। और भले ही आज अपना नाम कोई ले रहा हो, लेकिन हम तो जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ढूंढ के सब दिया है। चलिए आते हैं इसके फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। दूसरा आपका है फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। ठीक है। सी में फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, हमारे धरती पे टाइड्स आते हैं समुद्रों में। डी में है फॉर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट, अगर ये नहीं, ग्रेविटेशन नहीं तो एनवायरनमेंट भी नहीं, कोई जीव जंतु नहीं धरती पे, कोई लाइफ नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई वाटर नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। मार्स का फुटेज आपने देखा है ना कई बार, कैसी ड्राई दिखती है, कुछ नहीं है वहां पे। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रेविटी कम है, जितनी भी चीजें होंगी पास्ट में वो सब उड़ गई, वहां से खत्म हो चुकी है। चलिए ये 3, 4, 5 याद रखिएगा कि हाँ हमारे एप्लीकेशन और भी कई सारे हैं, आप कितना हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का। इसके बाद जो टॉपिक आपके साइंस की बुक में दी गई है वो है टॉपिक फ्री फॉल। फ्री फॉल, अब ये फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल का मतलब आप अगर छत पे खड़े हो जाओ या किसी भी हाइट पे चले जाओ, 10 मीटर, 20 मीटर, 500 मीटर, कितनी भी हाइट पे चले जाओ, बुर्ज खलीफा जैसे है 100 मीटर से ऊपर है, ऊपर से अगर आप कोई बॉल को नीचे ड्रॉप करोगे, अगर कोई हवा नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉल पे नहीं लगाया जा रहा है, तो देखोगे सीधा नीचे जमीन पे गिरेगा।
यानी कि अर्थ उसे अपने सेंटर के खींच लेगा। जो जो अर्थ के करीब आता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जिस समय वो अर्थ से टकराएगा उस समय उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो इसका क्या मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से ड्रॉप होता है अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचती है, तो अगर उस कंडीशन में कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा उससे, जैसे हवा का प्रेशर नहीं है, कोई और अदर फोर्स नहीं है, तो जो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा उस कंडीशन को बोलेंगे फ्री फॉल। मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम अ हाइट under gravity without any external force applied on it, तो हम बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, अब जब मैंने भी कहा ना कि जो जो ऑब्जेक्ट ग्राउंड के करीब आता जाएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और जिस समय वो ग्राउंड से टकराएगी उस समय उसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। इसका मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज आ रही है, मतलब जो जो टाइम स्पेंड हो रहा है उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आती जा रही है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो मोशन था उसमें क्या पढ़ा था कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यहां पे भी एक्सेलरेशन आएगा। मान के चलते हैं हम, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है उस समय वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी। फिर फाइनल वेलोसिटी जिस समय वो ग्राउंड से टकरा रहा है उस समय उसकी v है, और टाइम आयर लगा है उसको t सेकेंड का। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाए, एक्सेलरेशन हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये था रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो जब वो अंडर ग्रेविटी आएगा तो एक्सेलरेशन को बोला जाता है g। एक को हम क्या लिखेंगे, g को बोला जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है ना, तो जी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया v माइनस यू अपॉन में t। अब जब वेलोसिटी ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 होता है, क्योंकि वहां ऊपर में वो रुका हुआ था। जो जो उसके नीचे आता जाएगा वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। तो इस केस में u हमारा रहेगा 0। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ड्रॉप होगा अंडर ग्रेविटी में, नीचे गिराया जाएगा, तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 माना जाएगा। तो बचेगा v माइनस 0 बाई टी, दैट इज v अपॉन में t। तो g का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, v अपॉन में t। कब, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिराया जा रहा हो। तो इस कंडीशन में इसका ऐसा यूनिट वही जो रहता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बारी आती है, तो हो गया फॉर्मूला मोशन के इक्वेशन से। लेकिन जब आप न्यूटन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपके पास, हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था उसमें, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। उससे फॉर्मूला आया था F इक्वल टू में ma, और अंडर ग्रेविटी जाओगे तो इसी को हम लिखेंगे mg। F इक्वल टू mg हो गया, और हमने अभी ग्रेविटी में पढ़ा है F इक्वल टू जी m1 अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ पे m और m1 यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को लिया है जिस ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं, और m1 है हमारा अर्थ का मास। ठीक है ना, और जो r यहाँ पे लिया जाएगा वो अर्थ का रेडियस लिया जाएगा। तो चलिए, इसका मतलब ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब mg इक्वल टू हो जाएगा जी m1 अपॉन में r स्क्वायर। तो m से m तो कैंसिल हुआ, तो g इक्वल टू क्या आ गया, जी m1 अपॉन में r का स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हो गया अंडर ग्रेविटी न्यूटन के अकॉर्डिंग। ये भी है, अब ये भी रह सकता है। तो इसमें आप देखिए, इसमें क्या रहा, अब इसकी वैल्यू अगर मैं अर्थ पे निकालूं तो अर्थ पे मास ऑफ द अर्थ जो है, क्योंकि m1 यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको m1 बोलते हैं, वो है कितना है, लगभग 6 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर 20 kg है। अर्थ का मास तो मुझे ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अर्थ का मास है ये मिला हमें,
अर्थ का मास हमारे पास 6 इंटू 10⁻24 kg है। मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू में 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ द अर्थ है जिसको हम लोग कहते हैं आर, वो है 6.4 इंटू में 10⁸ मीटर। ठीक है, तो हमें ऐसा यूनिट नहीं चलना है। अब ये दोनों वैल्यू, जी की वैल्यू तो हमने पढ़ ही रखा है पीछे, 6.7 इंटू में 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ डाल दे वैल्यू, जी की वैल्यू 6.7 इंटू में 10⁻11, m1 की वैल्यू 6 इंटू में 10⁻24 और r की वैल्यू 6.4 इंटू में 10⁸ का स्क्वायर। अब आज हम इसे सॉल्व करो। इसका एक तरीका बता देता हूं, जितने भी ये नंबर्स वाले हैं उन सबको एक साथ ले लो आप। 6.4 दो बार आ जाएगा हमारा क्योंकि स्क्वायर में, और इंटू में 10 को एक साथ कर लेते हैं, -11 10 का 24 अपॉन में 10 का, ये 8 2 16 हो जाएगा। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.98, और यहां आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 10⁻11 24 है 22 है, वह चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 8 नहीं है 6 है, ये थोड़ी मिस्टेक मेरी हो गई है। यहाँ पे 6 है, अर्थ का रेडियस जो है ना 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 6 का स्क्वायर डबल हो जाएगा 12, तो -11 -12 और ये प्लस में 24। याद होगा ना, पावर का जो डिवाइड में हो सेम बेस हो तो पावर माइनस हो जाता है, और ये मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो गया। ये आ गया 0.98 इंटू में, ये देखिए ये -23 और प्लस में 24, 1 आ गया तो 10 का पावर 1 10 ही रहेगा, तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसे कभी बार न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो जी की वैल्यू 10 भी ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट, उसमें कोई मिस्टेक नहीं आएगी। ये हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें एक चीज आपने देखा होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ऑब्जेक्ट का मास तो है नहीं। इसका मतलब कि अगर आप कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लो या कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लो, सेम मटेरियल का ले लो, दोनों को एक ही हाइट से ड्रॉप करो, दोनों ही ऑब्जेक्ट, जबकि दोनों के मास में फर्क है, दोनों ही ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे एक साथ आएगा। यानी कि बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में, या छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में, ऐसा कुछ नहीं, दोनों ग्राउंड पे एक साथ आएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ हर ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो एक छोटा सा एटम ही क्यों ना हो और कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट भी क्यों ना हो, सब पे सेम फोर्स अप्लाई करता है। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं, जब क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि शो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी, स्मॉल जी, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमने देख लिया ना कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला बचता ही नहीं। इसका मतलब कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड नहीं करता है। तो यही फॉर्मूला लाके आप शो कर देना, लास्ट में लिख द हेंस वी सी दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर वैल्यू निकालने की बात आ जाए तो आपके पास सारी चीजें हैं, कैलकुलेशन करके निकाल दो। जी की वैल्यू अर्थ पे हमारी आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखिएगा, अर्थ के सेंटर पे अगर आप चले जाओ तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि आर की जो वैल्यू है वहां पे अर्थ के सेंटर पे आपकी 0 हो गई, तो जब आप 0 डालोगे तो वहां पे कोई फोर्स काम नहीं करेगा, यानी कि वहां पे इतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी कि आपके पास में एक्सेलरेशन नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, यानी कि वहां पे एक्सेलरेशन 0। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, आपने देखा है स्मॉल जी और पहले देखा कैपिटल जी, इन दोनों में डिफरेंस आता है। ये दोनों में डिफरेंस क्या? क्योंकि दोनों को तो हम जी ही बोल रहे हैं, तो सबसे पहले डिफरेंस हम इनका देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका स्मॉल जी, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, और स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी और स्मॉल जी यहां पे ले लेते हैं, ये है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दूसरे में इसकी वैल्यू क्या होती है 6.7 इंटू 10⁻11, इसकी वैल्यू क्या होती है अर्थ के 9.8। इसके बाद इसका ऐसा यूनिट क्या है, एसआई यूनिट इसका क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसका क्या है ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेवर 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये कैन भी 0, जब सेंटर पे जाओगे ना अर्थ के तो कैन भी 0 हो जाएगा। उसके बाद ये एक
स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ इसमें एक वैल्यू होगी, और ये है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन होता है। तो ये 5 डिफरेंस मैंने आपको लिख दिया, ये पांचों डिफरेंस में से 4 भी लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो आज का उम्मीद है कि टॉपिक मैंने समझा दिया है। कल हम पढ़ेंगे मास एंड वेट, और उससे आगे का टॉपिक जिसमें आ जाएगा थ्रस्ट एंड प्रेशर, फिर आ जाएगा आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसी से पहले हम पढ़ेंगे बायंट फोर्स। यानी कि हमारे पास रह गया मास एंड वेट, बायंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, थ्रस्ट एंड प्रेशर। 4 टॉपिक है, 4 छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो कल की वीडियो में जो सेकंड वीडियो हमारा होगा उसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, धन्यवाद।